प्रशांत को जब अपने मित्र आशीष की बेटी सुधा के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो एकाएक उसे अपनी भाभी की याद आ गई। जिस तरह शहर में ठीक ठाक नौकरी करने वाले मित्र के दामाद ने सुधा को छोड़ दिया था, उसी तरह डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद प्रशांत के ताऊ के बेटे ईश्वर ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। अंतर सिर्फ इतना था कि ईश्वर ने विदाई के तुरंत बाद पत्नी को छोड़ा था, जबकि सुधा को एक बच्चा होने के बाद छोड़ा गया था। आशीष के दामाद ने उनकी भोली भाली बेटी सुधा को बहला फुसला कर उससे तलाक के कागजों पर दस्तखत भी करा लिए थे। सुधा के साथ जो हुआ था वह दुखी करने और चिंता में डालने वाला था, लेकिन इसमें राहत देने वाली बात यह थी कि सुधा की सास ने उसका पक्ष लेकर अदालत में बेटे के खिलाफ गुजारे भत्ते का मुकदमा दायर करा दिया था। अदालत में तारीख पर तारीख पड़ रही थी। हर तारीख पर उसका बेटा आता, लेकिन वह माँ से मुंह छिपाता फिरता। कोर्ट रूम में वह अपने वकील के पीछे खड़ा होता था। लगातार तारीख पढ़ते रहने से न्याय मिलने में देरी हो रही थी। एक तारीख पर पुकार होने पर सुधा की सास सीधे कानून के कटघरे में जा खड़ी हो गई। दोनों ओर के वकील कुछ कहते सुनते उसके पहले ही उसने कहा, हुजूर आदेश दें तो मैं कुछ कहूँ इस मामले में कुछ कहना चाहती हूँ। अचानक घटी इस घटना से न्याय की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश ने कटघरे में खड़ी औरत को चश्मे के ऊपर से ताकते हुए पूछा, आप कौन? वकील की आड़ में मुंह छिपाए खड़े बेटे की ओर इशारा करके सुधा की सास ने कहा, हुजूर मैं इस कुपुत्र की माँ हूँ। ठीक है, समय आने पर आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, तब आपको जो कहना हो कहिएगा। जज ने कहा, हुजूर मुझे जो कहना है वह मैं आज ही कहूँगी। आपकी अदालत में यह क्या हो रहा है? बहू की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, आप इसकी ओर देखिए। 1.5 साल हो गए इस गरीब बेसहारा औरत को आपकी ठेड़ियों के धक्के खाते हुए। यह अपने मासूम बच्चे को लेकर आपकी ठेड़ियों पर न्याय की आस लिए आती है और निराश लौट जाती है। दूसरों की छोड़िए साहब, आप तो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आपको भी इस निरीह औरत पर दया नहीं आती? न्याय देने वाले न्यायाधीश, अदालत में मौजूद कर्मचारी, वकील और वहां खड़े अन्य लोग अवाक सुधा की सास का मुंह ताकते रह गए। लेकिन सुधा की सास को जो कहना था उसने कह दिया। उसने आगे कहा, हुजूर इस कुपुत्र ने मेरे खून का अपमान किया है। इसके इस कृत्य से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हुजूर अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो गवार समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मूर्ख औरत हूँ, पर इतना निवेदन जरूर करूँगी कि इस गरीब औरत पर दया कीजिए और जल्दी से इसे न्याय दे दीजिए, वरना कानून और न्याय से मेरा भरोसा उठ जाएगा। सुधा की सास को गौर से ताकते हुए जज साहब ने कहा, आप तो इस लड़के की माँ है ना? फिर भी बेटे का पक्ष लेने की बजाय बहू का पक्ष ले रही हैं। आप क्या चाहती हैं? इसे गुजारे के लिए कितनी रकम देना उचित होगा? इस लड़की की उम्र मात्र 24 साल है। इसका बेटा ठीक से पढ़ लिख कर जब तक नौकरी करने लायक ना हो जाए तब तक के लिए इसके खर्चे की व्यवस्था कर दी जाए। जज साहब कोई निर्णय लेते। लड़के के वकील ने एक बार फिर तारीख लेने की कोशिश की, पर जज ने उसी दिन सुनवाई पूरी कर फैसले की तारीख दे दी। कोर्ट का फैसला आता उसके पहले ही आशीष सुधा की सास को समझा बुझाकर विदा करने के लिए उसकी ससुराल जा पहुंचा। मदद के लिए वह अपने मित्र प्रशांत को भी साथ ले गया था कि शायद उसी के कहने से सुधा की सास मान जाए। उनके घर पहुंचने पर सुधा की सास ने उनका हाल चाल पूछकर कहा, आप लोग किस लिए आए हैं? मुझे यह पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सुधा को ले जाने आए हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे समधी और समधिन को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। शायद इसलिए बिटिया को ले जाने के लिए दोनों इतना परेशान हैं। ऐसी बात नहीं है समधन जी, आपके उपकार के बोझ से मैं और ज़्यादा नहीं दबना चाहता। आपने जो भल मन सहत दिखाई है वह एक मिसाल है। उसके लिए मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा।
आशीष ने कहा। सुधा की सास कुछ कहती उसके पहले ही प्रशांत ने कहा, दरअसल यह नहीं चाहते कि इनकी वजह से माँ बेटे में दुश्मनी हो। इनकी बेटी ने तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो अब उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। सुधा इनकी इकलौती बेटी है, मैं सब समझती हूँ। मेरे पास जो ज़मीन है उसमें से आधी ज़मीन मैं सुधा के नाम कर दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने उस नालायक आवारा बेटे को इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। सुधा अगर आप लोगों के साथ जाना चाहती है तो मैं मना भी नहीं करूंगी। इसके बाद उसने सुधा की ओर मुंह करके कहा, बताओ सुधा, तुम क्या चाहती हो? चाचा जी आप ही बताएं। माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली अपनी इन सास को छोड़कर मैं आप लोगों के साथ कैसे चल सकती हूँ? सुधा ने कहा। सुधा के इस जवाब से प्रशांत और आशीष असमंजस में पड़ गए। प्रशांत ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली सास को छोड़कर अपने साथ चलने के लिए कैसे कह सकता हूँ? तो फिर आप मेरी मम्मी को समझा दीजिएगा। आंसू पोंछते हुए सुधा ने कहा, ऐसी बात है तो अब हम चलेंगे। जब कभी हमारी ज़रूरत पड़े आप हमें याद कर लीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। यह कहकर प्रशांत उठने लगे तो सुधा की सास ने कहा, हम भूले ही कब थे जो याद करेंगे। कितने दिनों बाद तो आप मिले हैं, अब ऐसे ही कैसे चले जाएंगे? मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी कि आप मिले तो सामने बैठाकर खिलाऊं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। आज मौका मिला है तो उसे कैसे हाथ से जाने दूं? आप कह क्या रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रशांत ने हैरानी से कहा, भाई आप साहब बन गए, आंखों पर चश्मा लग गया, लेकिन चश्मे के पार चेहरा नहीं पढ़ पाए। जरा गौर से मेरी ओर देखो, कुछ पहचान में आ रहा है? प्रशांत के असमंजस को परखकर सुधा की सास ने हंसते हुए कहा, आप तो ज्ञानू बनना चाहते थे। मुझ से अपने बड़े होने तक राह देखने को भी कहा था, लेकिन ऐसा भुलाया कि कभी याद नहीं आई मेरी। अचानक प्रशांत की आंखों के सामने 35-36 साल पहले की रूपमती भाभी का चेहरा नाचने लगा। उसके मुंह से एकदम से निकला, भाभी आप आखिर पहचान ही लिया अपनी भाभी को? गहरे विस्मय से प्रशांत अपनी रूपमती भाभी को ताकता रहा। सुधा का रक्षा कवच बनने की उनकी हिम्मत अब प्रशांत को समझ में आ गई थी। उनका मन उस नारी का चरण रज लेने को हुआ। उनकी आंखें भर आई। रूपमती यानी सुधा की सास ने कहा, देवर जी तुम कितने दिनों बाद मिले, तुम्हारा नाम तो सुनती रही पर वह तुम ही हो यह विश्वास नहीं कर पाई। आज आंखों से देखा तो विश्वास हुआ। प्यासी आतुर आंखों से तुम्हारी राह देखती रही। तुम्हारे छोड़ कर जाने के बरसों बाद यह घर मिला। जीवन में शायद पति का सुख नहीं लिखा था, इसलिए 2 बेटे पैदा होने के बाद 8वें साल वह हमें छोड़कर चले गए। बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, शादी ब्याह किया, इस घर को घर बनाया, लेकिन छोटा बेटा कुपुत्र निकला। शायद उसे पालते समय संस्कार देने में कमी रह गई। भगवान से यही विनती है कि मेरे ऊपर जो बीती वह किसी और पर ना बीते, इसलिए सुधा को ले कर परेशान हूँ। प्रशांत आप पलक उम्र के ढलान पर पहुंची हुई रूपमती भाभी को ताकता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। रूपमती भाभी के अतीत की पूरी कहानी उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। बचपन में प्रशांत की बड़ी लालसा थी कि उसकी भी एक भाभी होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसका ऐसा दुर्भाग्य था कि उसका अपना कोई सगा बड़ा भाई नहीं था। गांव और परिवार में तमाम भाभियां थीं, लेकिन वो सिर्फ कहने भर को थी। संयोग से दिल्ली में रहने वाले प्रशांत के ताऊ यानी बड़े पिताजी के बेटे ईश्वर की पत्नी को विदा कराने का संदेश आया। ताऊजी ही नहीं ताई जी की भी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए अब वह जिम्मेदारी प्रशांत के पिता की थी। माँ बाप की मौत के बाद ईश्वर ने घर वालों से रिश्ता लगभग तोड़ सा लिया था, फिर भी प्रशांत के पिता को अपना फर्ज तो अदा करना ही था। ईश्वर प्रशांत के ताऊजी का इकलौता बेटा था। उसकी शादी ताऊजी ने गांव में तब कर दी थी जब वह 10वीं में पढ़ता था। तब गांव में बच्चों की शादियां लगभग इसी उम्र में हो जाती थी। उसकी शादी उसके पिताजी ने अपनी ननहाली गांव में तभी तय कर दी थी जब वह गर्भ में था। देवनाथ के ताऊजी को अपनी नानी से बड़ा लगाव था, इसलिए मौका मिलते ही वह नानी के
यहाँ भाग जाते थे। ऐसे में ही उनकी दोस्ती वहाँ ईश्वर के ससुर से हो गई थी। अपनी इसी दोस्ती को बनाए रखने के लिए उन्होंने ईश्वर के ससुर से कहा था कि अगर उन्हें बेटा होता है तो वह उसकी शादी उनके यहाँ पैदा होने वाली बेटी से कर लेंगे। उन्होंने जब यह बात कही थी उस समय दोनों लोगों की पत्नियां गर्भवती थी। संयोग से ताऊजी के यहाँ ईश्वर पैदा हुआ तो दोस्त के यहाँ बेटी, जिसका नाम उन्होंने रूपमती रखा था। प्रशांत के ताऊ ने वचन दे रखा था, इसलिए ईश्वर के लाख मना करने पर उन्होंने उसका विवाह रूपमती से उस समय कर दिया जब वह 10वीं में पढ़ रहा था। उस समय ईश्वर की उम्र कम थी और उसकी पत्नी भी छोटी थी, इसलिए विदाई नहीं हुई थी। ईश्वर की शादी हुए सप्ताह भी नहीं बीता था कि उसके ससुर चल बसे थे। इसके बाद जब भी विदाई की बात चलती, ईश्वर पढ़ाई की बात करके मना कर देता। वह पढ़ने में काफ़ी तेज था। उसका संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासनिक नौकरी में चयन हो गया और वह डिप्टी कलेक्टर बन गया। ईश्वर ट्रेनिंग कर रहा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। संयोग देखो, उन्हें मरे 1 महीना भी नहीं बीता था कि ईश्वर की माँ भी चल बसी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक बहन बची थी, उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए अब उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशांत के पिताजी पर आ गई थी। लेकिन माँ बाप की मौत के बाद ईश्वर ने घर परिवार से नाता लगभग ख़त्म सा कर लिया था। आने जाने की कौन कहे, कभी कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं आती थी। उन दिनों शहर में भी कम ही लोगों के यहाँ फ़ोन होते थे। अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए प्रशांत के पिता ने विदाई की तारीख तय करके बहन से ईश्वर को संदेश भिजवा दिया था। जब इस बात की जानकारी प्रशांत को हुई तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। विदाई से पहले ईश्वर की बहन को दुल्हन के स्वागत के लिए बुला लिया गया था। जिस दिन दुल्हन को आना था, सुबह से ही घर में तैयारियां चल रही थीं। प्रशांत के पिता सुबह 11 बजे वाली ट्रेन से दुल्हन को लेकर आने वाले थे। रेलवे स्टेशन प्रशांत के घर से 6-7 किलोमीटर दूर था। उन दिनों बैलगाड़ी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं होता था, इसलिए प्रशांत बहन के साथ 2 बैलगाड़ियां लेकर समय से स्टेशन पर पहुंच गया था। ट्रेन के आते आते सूरज सर पर आ गया था। ट्रेन आई तो पहले प्रशांत के पिता सामान के साथ उतरे। उनके पीछे रेशमी साड़ी में लिपटी, पूरा मुंह ढांपे, मजबूत कद-काठी वाली ईश्वर की पत्नी यानी प्रशांत की भाभी धम से उतरी। दुल्हन के उतरते ही बहन ने उसकी बाँह थाम ली। दुल्हन के साथ जो सामान था, देवनाथ के साथ आए लोगों ने उठा लिया। बैलगाड़ी स्टेशन के बाहर पेड़ के नीचे खड़ी थी। एक बैलगाड़ी पर सामान रख दिया गया, दूसरी बैलगाड़ी पर दुल्हन को बैठाया गया। बैलगाड़ी पर धूप से बचने के लिए चादर तान दी गई थी। दुल्हन को बैलगाड़ी पर बैठाकर बहन ने प्रशांत की ओर इशारा करके कहा, यह आपका इकलौता देवर है और मैं आपकी इकलौती नंद। मेहंदी लगे चूड़ियों से भरे गोरे गोरे हाथ ऊपर उठे और कोमल उंगलियों ने घूंघट का किनारा थाम लिया। पट खुला तो प्रशांत का छोटा सा हृदय अवमल्लित हो उठा, क्योंकि उसकी भाभी सौंदर्य का भंडार थी। कजरारी आंखों वाला उसका चंदन के रंग जैसा गोल मटोल मुखड़ा असली सोने जैसा लग रहा था। उसने दशहरे के मेले में होने वाली रामलीला में उस तरह की औरतें देखी थीं। उसकी भाभी तो उन औरतों से भी ज़्यादा सुंदर थी। प्रशांत भाभी का मुंह उत्सुकता से ताकता रहा। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी भाभी गांव में सबसे सुंदर है। मज़े की बात, वह 10वीं तक पढ़ी थी। बैलगाड़ी गांव की ओर चल पड़ी। गांव में प्रशांत की भाभी पहली ऐसी औरत थी जो विदा होकर ससुराल आ गई थी, लेकिन उसका वर तेल फुलेल लगाए उसकी राह नहीं देख रहा था। इससे प्रशांत को एक बात याद आ गई। कुछ दिनों पहले
मणिकलाल अपनी बहू को विदा करा लाया था। जिस दिन बहू को आना था उसी दिन उसका बेटा एक चिट्ठी छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था। उसने चिट्ठी में लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह पता लगाने या तलाशने की कोशिश मत करना कि मैं कहाँ हूँ। मैं ईश्वर की खोज में सन्यासियों के साथ जा रहा हूँ। अगर मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं डूब मरूंगा, लेकिन वापस नहीं आऊँगा। इसके बाद सवाल उठा कि अब बहू का क्या किया जाए। अगर विदा करने से पहले ही उसने मन की बात बता दी होती तो यह दिन देखना ना पड़ता। ससुराल आने पर उसके माथे पर जो कलंक लग गया है वह तो ना लगता। सब सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी मणिकलाल के बड़े बेटे ज्ञानू यानी ज्ञानेश ने आकर कहा, दुल्हन से पूछो, अगर उसे ऐतराज नहीं है तो मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ।